guys, welcome to another video of History Phobia. I'm your friend Maima, and today we are going to cover our next topic, that is finding about craft production. So earlier we have talked about tracking about social differences. तो इन सोशल डिफरेंसेस में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनने जब हमारा ये चीज़ें जब स्टडी की, तो उनने वेरियस स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी सोशल डिफरेंस को पता लगाने के लिए, ठीक है। जिसमें कि उनने सबसे पहले हमारा जो था, उनने सबसे पहले ब्यूरियल्स को पढ़ा, उसके बाद लग्जरीज़ को पढ़ा। सो दीज टू वर द वेरियस थिंग्स विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड। तो अगर अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है हमारा फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। तो फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन में मींस कि अब हम प्रोडक्शन के बारे में बात करें, मींस क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करें कि उस टाइम पे जो हमारी सेटलमेंट था उसमें किस जगह पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, कहाँ पे नहीं होता था, उनका टेक्निक क्या था, वो कौन से मटेरियल्स यूज़ करते थे प्रोडक्शन के लिए, उसका शेप क्या होता था, और वो कौन कौन से मेटल्स यूज़ करते थे। तो दीज वर द वेरियस टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, ठीक है। तो अब हम इसमें अगर हम फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें हम बात करेंगे चनहुदारो की, ठीक है। तो जो हमारा चनहुदारो था वो डिवोटेड था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। मींस चनहुदारो जो हमारा सेटलमेंट था वो एक टाइनी सेटलमेंट था जो कि 7 हेक्टर्स में फैला हुआ था, और वो क्राफ्ट प्रोडक्शन को डिवोटेड था। इस सेटलमेंट पे सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, सिर्फ नहीं मीन्स बहुत ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। अब हम अगर इसमें बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है हमारा बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ठीक है। तो जो इधर पे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी उसमें हमारी बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग होती थी, ठीक है। अब वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर बीड मेकिंग। अब जो वेरियस मटेरियल्स जो यूज़ होते थे बीड मेकिंग में, वो एक स्टोन थे जिसमें आता था कार्नेलियन और जैस्पर आता था, क्रिस्टल आता था, क्वार्ट्स आता था और स्टीएटाइट आता था। स्टीएटाइट हमने आपने अपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि स्टीएटाइट हमारा सील बनाने के लिए यूज़ होता था, ठीक है। और अगर अब हम बात करें चनहुदारो में मेटल जो यूज़ होते थे, तो वो था हमारा कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था एंड शेल था, ठीक है। एंड फैंस था जो कि हमने परफ्यूम बॉटल वाले में पढ़ा था, एंड टेरिकोटा क्या था, टेरिकोटा हमारी ब्राउनिश कलर की क्ले थी, ठीक है। तो अगर हम अभी टेक्निक्स की बात करें तो सम बीड्स वर मेड फॉर 2 और मोर स्टोन्स। मतलब जब वहाँ पे जब वेरियस वो डिफरेंट टाइप के, जब वो उसमें टेक्नोलॉजीज़ ही में जब डिफरेंट टाइप्स की मतलब उसमें शेप्स बनाते थे, तो वो क्या करते थे, कभी कभी 2 और मोर स्टोन मतलब एक से ज़्यादा स्टोन को सीमेंटेड टुगेदर मतलब जोड़ देते थे विथ सम गोल्ड कैप्स, उसके साथ एक गोल्ड के कैप्स जोड़ देते थे। तो ये एक तरीके का शेप बन गया। मीन्स वो एक अलग अलग तरीके नई चीज़ें बनाते थे वेरियस स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके, ठीक है। अगर हम अब उनके शेप्स के बारे में बात करें तो शेप्स वर न्यूमरस, मीन्स बहुत ढेर सारे शेप्स के उनके हम ये सब चीज़ें देखेंगे जो उनने बनाया है, जिसमें कि हमारा डिस्क शेप आता है, सिलेंड्रिकल शेप आता है, स्पेरिकल शेप आता है, बैरल एंड सेगमेंटेड, ठीक है। और जो जब ये क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे तो वो डेकोरेट करते थे पेंटिंग करके डेकोरेट करते थे, और सम डिज़ाइन एज्ड ऑन देम, और मीन्स सम डिज़ाइन एज्ड ऑन देम मीन्स कि वो क्या करते थे, वो उसमें जैसे हम देखे होंगे जब कोई मूर्ति बनाता है तो क्या करता है, उसको छेनी हथौड़ी से लेके खोदता है, मतलब उसमें वो उसको खोद के उसमें डिज़ाइंस बनाता है, ठीक है। तो इस पर भी यही होता है कि वो किसी चीज़ की हेल्प से उसमें डिज़ाइन बनाते थे, ठीक है। अब अगर टेक्निक के बारे में हम बात करें तो जो उनके टेक्निक होती थी वो दे वर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। मींस वो जो टेक्निक यूज़ करते थे वो उनके मटेरियल के अकॉर्डिंग यूज़ करते थे, कि मतलब जो अगर जैसे कोई हमारा मटेरियल है जो बहुत सॉफ्ट है तो उसमें ईज़िली हमारा क्राफ्ट, उससे हम ईज़िली कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जो हार्ड है उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। तो दीज वर द वेरियस मतलब अकॉर्डिंग टू मटेरियल वो टेक्निक यूज़ करते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें स्टीएटाइट की बात करें तो स्टीएटाइट हमारा क्या था, स्टीएटाइट हमारा हड़प्पन सील में यूज़ हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा स्टीएटाइट था वो सॉफ्ट था,
ठीक है, वो सॉफ्ट तरीके की क्ले थी, ठीक है, तो उसमें ईज़िली वर्कड होता था, मतलब उससे ईज़िली आर्टिफैक्ट बन सकते थे, ठीक है। अब अगर हम बीड्स की बात करें तो बीड्स वर मोल्डेड विथ पेस्ट ऑफ स्टीएटाइट, मतलब जो हमारा बीड्स था उसको हमारे स्टीएटाइट के पेस्ट से स्टीएटाइट का पाउडर बना के उसके पेस्ट में मोल्ड कर देते थे, मीन्स उसको पूरा ज़्यादा मिला देते थे एक अच्छे से, और मोल्ड करके मीन्स सांचों में डाल के उसको डिफरेंट शेप्स में बनाते थे, ठीक है। और जियोमेट्रिकल फॉर्म्स मेड ऑफ हार्डर स्टोन्स, और जो हमारे स्टोन्स थे जो हार्डर स्टोन्स थे उसके जियोमेट्रिकल फॉर्म्स बनते थे, ठीक है। और ये इसका जो फॉर्म्स जो बनाया है वो अभी तक पज़ल है, जो कि इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी पज़ल है कि वो ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें तो रेड कलर ऑफ कार्नेलियन ऑब्टेन, मीन्स रेड कलर का जो हमारा ये जो एक टाइप का जो स्टोन था वो कैसे ऑब्टेन करते थे, तो उस टाइम पे वो जो एक फायरिंग येलोइश रॉ मटेरियल एट वेरियस स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स वो क्या करते थे, वो रेड कलर का स्टोन पाने के लिए एक येलो कलर का रॉ मटेरियल था उसको फायर करते थे, मतलब फायर मीन्स उसको आग में उसको जलाते थे, जला के आग में उसको, और फिर उसको वेरियस स्टेजेस पे उस पर वर्क करके उसका रेड कलर का वो चीज़ उसको रेड कलर को उसको ऑब्टेन करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोड्यूल्स आर शेप्ड रफली एंड फ्लेक्ड इनटू फाइनल, मीन्स जो हाँ उनके दूसरे मतलब डिफरेंट कलर वो जो हमारे वो होते थे, जो हमारे स्टोन्स होते थे और जो मेटल होते थे, तो उसको क्या करते थे, उसको फ्लेक करते थे। फ्लेक मीन्स उसको थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिर उस फ्लेक का फाइनल में उसको मतलब प्रोड्यूस करते थे फाइनल गुड्स में, ठीक है। फाइनल गुड्स में फाइनल जो हमारी चीज़ होती थी, ठीक है। अब हम और टेक्निक्स की बात करें जिसमें वो यूज़ करते थे ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, और फिर उसको कंप्लीट प्रोसेस करते थे, मीन्स पहले वो ग्राइंड करते थे, फिर पॉलिश करते थे, फिर ड्रिल करते थे, फिर उसका कंप्लीट प्रोसेस कर देते, ठीक है। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको ड्रिल्स मिली है वेरियस प्लेसेस पे, जो कि हमारा चन्हूदारो है, लोथल है और धोलावीरा। सो ये तीन आप हमेशा याद रखें कि अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में अगर आपसे पूछ लेंगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन ये आता है आ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि कोई एक प्लेस बताओ, या फिर आपको मैप में लोकेट करने के लिए आ सकता है कि एक कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन बताए, तो आपको इसमें ये सब चीज़ें याद रखने वाली हो सकती हैं, जिसमें आपको याद करना होगा चन्हूदारो कहाँ पे है, और दूसरी चीज़ जो है वो है हमारा लोथल है, तो धोलावीरा है। तो ये सब ये जो जगहों के नाम है इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप अपना मैप ज़रूर तैयार कर ले, क्योंकि वो आपको मतलब एक मतलब क्या है, आपको उसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है, बस अगर आप उसको कंसंट्रेट करके अगर रोज़ अभी आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अगर ज़्यादा टाइम मतलब है, अगर आप चाहें तो उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और अगर आप रोज़ 5 मिनट भी अगर आप अपने मैप को देंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में 5 नंबर तो आराम से ही उसको स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने मैप पे ध्यान दीजिए, और इस चैप्टर में जनरली ये जगहों के नाम पूछे जाते हैं, तो जो कि अभी पहले आपको कालीबंगन वाला बताया था, तो दीज आर द वेरियस साइट्स विच यू हैव टू नो। तो अगर हम आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट है, तो अगर हम इसमें सेटलमेंट की बात करें तो सेटलमेंट नियर कोस्ट, तो जो हमारे सेटलमेंट थे नियर कोस्ट पे, तो वो स्पेशलाइज थे सेंटर फॉर शेल मेकिंग, तो वो शेल मेकिंग में ज़्यादा मतलब वो होते थे, स्पेशलाइज्ड होते। क्यों शेल मेकिंग, क्योंकि अगर वो देखिए वो नियर कोस्ट में रह रहे हैं, तो जनरली उनको क्या है, जो वहाँ से उनको शेल मिलने में आसानी रहेगी, क्योंकि वो जस्ट उसके बगल में रहते हैं। तो दीज वर द वेरियस मीन्स क्या बोल सकते हैं कि मतलब उनको आसानी रहती थी, ठीक है। तो अब उसमें बैंगल्स आ जाते हैं, ठीक है। इनले आर टेकन टू अनदर सेटलमेंट, तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे जो लोग रहते थे सेटलमेंट नियर कोस्ट, तो वो ये अपनी चीज़ें अदर सेटलमेंट्स को भी देते थे, जो कि हमारा हो गया बालाकोट और नागेश्वर, ठीक है। तो अगर हम फिनिश प्रोडक्ट्स की बात करें, बीड्स फ्रॉम लोथल एंड चन्हूदरो वेयर टेकन टू अर्बन सेंटर्स मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, ठीक है। तो
जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स थे जो कि बीट्स थे, तो ये हमारे जनरली जो हमारा लोथल, चनहुदारो और धोलावीरा, तो ये सब हमारे छोटे सेटलमेंट्स है, ठीक है। और जो मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये बड़े सेटलमेंट्स थे, बड़े सेटलमेंट्स और अर्बन सेंटर्स थे, ठीक है। तो जनरली जो ये छोटी मोटी क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, तो ये छोटी जगह पे होती थी, छोटे सेटलमेंट्स में होती थी, और ये सारे लोग जाके बड़ी जगहों पे मीन्स अर्बन सेंटर्स में इसको वो करते थे, भेजते थे, ठीक है। तो इसमें हमको ये ट्रांसपोर्टेशन का भी एक मीडियम दिख रहा है, ठीक है। तो फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोथल एंड चनहुदारो वर टेकन टू अर्बन सेंटर्स, मीन्स इस सेटलमेंट्स से अर्बन सेंटर्स में ले जाया जाता था, ये अपने प्रोडक्शन को, क्राफ्ट प्रोडक्शन को अर्बन सेंटर्स में ले जाते थे, जो कि हमारा है मोहनजोदारो और हड़प्पा। तो अगर हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो उसमें हमको बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट अब यहाँ पे सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन की मतलब आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जब वो अब इसको स्टडी कर रहे हैं, इतने सालों बाद जब वो उसको स्टडी कर रहे हैं, तो अब वो कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस जगह पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी या यहाँ नहीं होती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इस क्राफ्ट प्रोडक्शन को फाइंड करने के लिए उनने 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस में रखी, जिसमें कि सबसे पहले उनने ट्राई करना चाहा रॉ मटेरियल्स को फाइंड करना, फिर अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स को, और फिर रिजेक्ट्स एंड वेस्ट, ठीक है। रिजेक्ट्स एंड वेस्ट को उनने आइडेंटिफाई करने का सोचा, और टूल्स को, ठीक है। जैसे ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन को फाइंड करने के लिए। क्योंकि देखिए, जहाँ पे आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा, तो जनरली सेटलमेंट्स वहीं पे ज़्यादा हमको मिलेंगे। सेटलमेंट्स मिलेंगे तो रॉ मटेरियल मिलेगा, तो सेटलमेंट्स वहीं पे होगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि जैसे जैसे कोई इंडस्ट्री सेटल होती है कहीं पे भी, उसको सेटलमेंट मतलब कोई इंडस्ट्री कहीं पे सेटअप होती है, तो वो जनरली क्या देखती कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन उनका अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, रॉ मटेरियल सप्लाई उनको वहाँ पे ईज़िली हो रहा है, और वहाँ पे मार्केट उनके लिए अवेलेबल है, तो जहाँ पे उनकी वो चीज़ें हैं वो चलें। तो ये सिमिलरली इधर भी आर्कियोलॉजिस्ट ने यहीं पे स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी कि उनने रॉ मटेरियल देखा कि जहाँ रॉ मटेरियल है तो वहाँ पे सेटलमेंट भी वहीं पे मिलेगा, ठीक है। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो नियर कोस्ट में रहते थे, तो उनको शेल मेकिंग था उनका, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। क्योंकि शेल मिलना उनके लिए ज़्यादा ईजीएस्ट था, ठीक है। तो इसमें रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक है। अब अनफिनिश प्रोडक्ट्स की बात करें, तो मतलब कि जैसे वो वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे थे, तो कोई चीज़ हो गई जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स थे वो उनके अनफिनिश्ड रह गए कोई रीज़न से, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा चीज़ हो गया, ठीक है। और रिजेक्ट्स एंड वेस्ट, अब तो ये बात है कि अगर कहीं पे कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन होगी तो उससे वेस्ट निकलेगा, ठीक है। वेस्ट निकलेगा और रिजेक्ट्स निकलेंगे, ठीक है। ये 2 चीज़ें निकलेंगी, तो उससे क्या होगा, देखो रिजेक्ट्स तो ये होता है, रिजेक्ट जैसे कोई चीज़ हो गई, वो ख़राब हो गई तो उन्होंने फेंक दी, ठीक है। और वेस्ट, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट उनका निकलता है, तो वो उस वेस्ट से भी कोई चीज़ें आगे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और टूल्स तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टूल्स अगर मिलेंगे तभी हम कोई अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो दीज वर द वेरियस मीन्स टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो इसमें देखिए जैसे बता रहा है कि वेस्ट जो था वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था। तो जो वेस्ट था वो एक बेस्ट इंडिकेटर था क्राफ्ट वर्क का इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। सो कटिंग ऑफ शेल लीड्स टू पीसेस ऑफ शेल एज वेस्ट मटेरियल, ठीक है। तो मैं जैसे अभी मैंने ऊपर बताया कि जब हम शेल को कट करेंगे तो उससे वेरियस पीसेस निकलेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी वही पीस उठा के उसी वेस्ट मटेरियल से भी कोई दूसरी चीज़ बना लेते हैं, तो ये भी चीज़ हो गया। और वो चीज़ जब वहाँ पे फेंक देते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे इस चीज़ का प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम अब आगे अपनी वीडियो में बात करें, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा स्ट्रैटेजीज़ ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। मीन्स वो क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करते थे कि वो मटेरियल कहाँ से मतलब पाएँ वो लोग, ठीक है, अपनी प्रोडक्शन के लिए।
तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि वैरायटी ऑफ मटेरियल वो यूज़ करते थे, जिसमें क्ले उनको लोकली मिल जाता था, ठीक है। स्टोन, टिम्बर, मेटल वो आउटसाइड से मिल जाता था जो एलोवियल प्लेन में था, ठीक है। अब बुलक कार्ट्स थी, वो इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट था, इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट यूज़ होता था। और रिवराइन, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। जो रिवराइन मीन्स जो नदी के ज़रिए जो उनका ट्रांसपोर्टेशन होता था, जो रास्ता था, क्योंकि वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहती थी, तो उनको जो रिवराइन है वो आराम से मिल जाता था, क्योंकि वो कोस्टल एरियाज़ में रहते थे, ठीक है। अब बात करें कि अगर वो मटेरियल सब कॉन्टिनेंट और उसके ज़्यादा बड़े एरिया से लेते थे, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इससे पता लगा सकते हैं कि उनका वो एक स्टैब्लिश करते थे सेटलमेंट को, ठीक है। तो जो नागेश्वर और बालाकोट में उनने जो सेटलमेंट स्टैब्लिश किए थे, वहाँ से उनको शेल मिल जाता था, ठीक है। शोरतोगाई में लैपिस लजुली मिल जाता था, लोथल में उनको कार्नेलियन मिल जाता, और राजस्थान में स्टीएटाइट मिल जाता था। मेटल मिलता था साउथ और नॉर्थ साइड से, ठीक है। और वो क्या करते थे, जनरली जो सेटलमेंट्स के लोग होते थे वो क्या करते थे, वो एक्सपेडिशंस भेजते थे। एक्सपेडिशंस में भेजना मीन्स कि वो कुछ लोगों के ग्रुप को किसी नई जगह पे भेजते थे, ताकि वो जान पाए कि उस जगह का क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिल रही है, या उस जगह की बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो क्या करते थे, वो एक्सपेडिशंस भेजते थे। तो उनने एक्सपेडिशंस भेजा खेतरी रीजन में, ठीक है। खेतरी रीजन में भेजा जहाँ पे उनको कॉपर मिला, ठीक है, कॉपर मिल जाता था। और और देखिए जिसमें लिखा है सेंड्स एक्सपेडिशन फॉर रॉ मटेरियल, मीन्स वो एक्सपेडिशन भेजते थे ताकि उनको पता चले कि इस स्पेसिफिक जगह में हमको ज़्यादा रॉ मटेरियल मिल रहा है इस जगह, तो वो वहाँ पे अपने इस्टेब्लिश सेटलमेंट कर देते, एक्सपेडिशन भेजते थे, ठीक है। तो खेतरी में उनको कॉपर मिल जाता था, साउथ इंडिया से उनको गोल्ड मिल जाता, ठीक है। और वो इस्टेब्लिश करते थे कम्युनिकेशन विद कम्युनिटीज़, ठीक है। वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो रहती थी उससे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर देते थे, ठीक है, ताकि उनका जो वे ऑफ प्रोक्योरिंग मटेरियल वो उनको ईज़िली मिल जाए, या वो अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन उनको दे पाएँ। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। और ओकेजनल फाइंड्स होती थी, ठीक है। और गणेश्वर एंड जोधपुरा कल्चर जो था वो भी हमको खेतरी रीजन में मिलता है, ठीक है। अब डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स की बात करें तो नॉन हरप्पन पॉटरी, अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड सप्लाइड कॉपर्स टू हरप्पन्स। तो जो हमारा गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है, जो कि हमको खेतरी रीजन में मिलता है, जो कि हमारा राजस्थान में है, ठीक है। तो उसमें आर्कोलॉजिस्ट ने देखा कि यहाँ पे हमको उनको डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स मिले जो कि नॉन हरप्पन पॉटरी थी, और उसमें अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले। यूजुअल और वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले। तो यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि इस रीजन के जो लोग रहते थे वो कॉपर प्रोवाइड करते थे हरप्पन्स को, ठीक है। अगर अब हम बात करें कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स मीन्स कि अब कैसे पता लगाएं कि जो हमारे ये पूरा जो हमारा सिविलाइजेशन था, इसमें जो डिफरेंट सेटलमेंट्स थे, तो वो उनका डिस्टेंट लैंड्स मीन्स अपने अपने रीजन से बाहर दूर तक किसी और देश में उनसे कांटेक्ट था, जो वो प्रोक्योरिंग ऑफ मटेरियल्स, उनका कोई लिंक था बीच में। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको वेरियस आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले, जिसमें हमको ये बताता है कि वो कॉपर फ्रॉम ओमान आता था। मीन्स जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे स्टडी किया तो उनको ये पता चला कि कॉपर फ्रॉम ओमान आता था, क्योंकि उनने देखा कि जो वहाँ पे हरप्पा के जो वहाँ पे हरप्पा के जो आर्टिफैक्ट्स थे और जो ओमान के आर्टिफैक्ट्स थे, उसमें उनने जब केमिकल एनालिसिस किया तो देखा कि उसमें दोनों आर्टिफैक्ट्स में ट्रेसेस ऑफ निकल मिले। तो जब ट्रेसेस ऑफ निकल मिले तो उससे ये पता चलता है कि जो उसका जो वो कॉमन रीजन से ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। तो अगर हम एक और आगे बात करें, जो कि हमारा डिस्टिंक्टिंग वेसल है, जो कि हरप्पन जार है,
तो वो हरप्पन जार है वो हमको ओमानी साइट्स में मिला, ठीक है, ओमानी साइट्स में मिला। हरप्पन जार एक बड़ा सा जार होता था जो कि ब्लैक लेयर से कोट होता था। उसमें जनरली जो भी रखते थे उसमें जनरली चीज़ें रखते थे, और जो कि एक्सचेंज होता था हमारा ओमानी कॉपर के लिए, ओमानी कॉपर के लिए। तो हमारे जो हरप्पन्स थे वो देते थे वो अपना हरप्पन जार ओमान्स को देते थे, तो और ओमान्स जो थे वो अपना कॉपर देते थे इन एक्सचेंज ऑफ हरप्पन जार, ठीक है। तो जो हमारा मेसोपोटामिया टेक्स्ट है जो कि 3 मिलेनियम BC का है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कॉपर था वो कॉपर फ्रॉम मगन भी आता था, जिसमें जो कि कंटेन करता था ट्रेसेस ऑफ निकल को, ठीक है। और हमारी वेरियस चीज़ है जो कि हमारी हरप्पन सील हो गई, वेट हो गया, डाइस हो गई, बीट्स हो गई, जो कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट बताता था, ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया इन सब से हमारा उनका कम्युनिकेशन था, ठीक है। मेसोपोटामिया टेक्स्ट था जिसमें हमको मेहुआ लैंड ऑफ सी फेरर्स के बारे में भी बताता था, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो हमको और भी 2 चीज़ें बताई जाती हैं, जिसमें है कि हमारा डिपिक्शंस है जो कि हमको सील में मिलता है, जिसमें बोट्स और शिप्स के बारे में डिपिक्ट किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि जब डिस्टेंस लैंड का हमारा कांटेक्ट था वो विद द हेल्प ऑफ बोट और शिप्स से था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि यहाँ है हमारा सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स, ठीक है। सील्स एंड सीलिंग्स जो कि है हमारा ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जिसमें हमारा आता है एग्जांपल है बैग का, ठीक है। तो समझिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि अगर आपके पास एक बैग, आपने कोई बैग लिया, ठीक है। अब उस बैग का आपने जो उसका मुंह है उसको टाइट करके, उसका मुंह बंद करके उसमें आपने कोई एक सील उसमें चिपका दी, सील उसमें अटैच कर दी, ठीक है। तो अब वो आप जिसको उसमें उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी जिसके बारे में आप भेज रहे हैं, ठीक है। अब आपने भेज दी, तो अब जब वो चीज़ जो आपने भेजी है वो आपके रिसीवर के पास जाएगा, तो अगर वो आपको वो सील अगर टूटी फूटी या थोड़ी सी भी उसमें जो इम्प्रेशन है वो ख़राब हुआ दिखा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका बैग है, किसी ने टैम्पर किया है, मतलब किसी ने इससे छेड़ा है, ठीक है। तो इससे ये चीज़ होती है कि इससे ये पता चल जाता है, और वो हमको कन्वे करता है आइडेंटिटी ऑफ सेंडर की। मीन्स उसमें जब जो इस पर डिटेल सील में लिखी रहती है तो वो उसका वो भी बताता है कि उसका नाम क्या है, किसने किसको भेजा है, तो वो पूरी डिटेल भी बताता है, ठीक है। तो ये हमारा सील का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। और हम एक बात और याद रखनी है कि जो सील है हमारा, उसमें हमने देखा होगा कि उसमें एनिमल एंड प्लांट मोटिव्स भी बने रहते थे, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो उससे ये भी होता था कि जो लोग उस टाइम पे पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो वो इन इम्प्रेशंस के वजह से भी वो उस चीज़ को मतलब उस टाइम पे जो भी उनका समझने का वे होगा, तो वो उससे भी कम्युनिकेट कर पाते थे जो कि पढ़ लिख नहीं पाते थे, ठीक है। अगर हम इनकी स्क्रिप्ट की बात करें जो कि इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो एक लाइन ऑफ राइटिंग थी, ठीक है, जिसमें मेनली नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर आता था, ठीक है। और उसमें हमको एनिमल मोटिव्स भी मिलते थे, ठीक है, जो कि रीड नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो उनकी जो इंस्क्रिप्शंस होती थी वो शॉर्ट होती थी, और जो लॉन्गेस्ट थी उसमें 26 साइंस हमको मिलते हैं, और जो इनकी अभी तक जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसिफर्ड है, मतलब अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो जो और ये जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो नॉट अल्फ़ाबेटिकल साइंस थे, जो कि 375 से 400 वर्ड्स के बीच में थी, ठीक है। मींस ये नॉट अल्फ़ाबेटिकल साइंस थे जो कि 375 से 400 थे। और जो इनकी जो स्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी वो जनरली राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। वो हमको ऐसे पता चलता है कि जनरली हम अगर देखेंगे तो हम जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में हमारी जो राइटिंग के वर्ड्स के बीच में जो स्पेस होती है वो कम होती है, पर धीरे धीरे जब हमारी स्पेस ख़त्म होने लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जो आखिरी के जो वर्ड्स होते हैं उसके बीच हम स्पेस बहुत कम कर देते हैं। तो जनरली हमसे इससे ये पता चलता है कि जो उनकी स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ़्ट थी। और राइटिंग्स हमको जो मिलती हैं वो हमको सील से मिलती हैं, कॉपर टूल से मिलती है, रिम्स ऑफ जार,
कॉपर एंड टेरिकॉटा टैबलेट्स में मिलती है। ज्वेलरी, बोन रोड्स, एंशियंट साइन बोर्ड, इन सब में हमको इनकी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है। और पेरिशेबल मटेरियल्स, इससे ये पता चलता है कि क्या वहाँ पे लिटरेसी थी और वाइड स्प्रेड थी, ये अभी हमारा कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो हमारा अगर हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें जो कि जिसमें हमारा आता है वेट, ठीक है। तो वेट की बात करें, वेट हमारे लिए बांट को कहते हैं वेट, ठीक है। तो जो हमारे एक्सचेंजेस होते थे वो प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट के द्वारा होते थे। तो जो हमारा वेट था वो एक स्टोन से बना था जिसको कहते थे चर्ट नाम के स्टोन से बना था हमारा वेट, और जो कि क्यूबिकल फॉर्म में बना था, क्यूबिकल शेप में था, जिसमें कोई मार्किंग नहीं थी, ठीक है। तो जो हमारा वेट था उसका लोअर डोमिनेशन था वो बाइनरी नंबर से था, जिसमें आता है हमारा 1 2 4 8 16 32 से लेके 12,800 तक, ठीक है। और जो हमारा हायर डोमिनेशंस था उसमें हमारा डेसिमल यूज़ होता था। तो जो हमारा स्मॉलर वेट था वो यूज़ होता था ज्वेलरी और बीड्स के लिए, और जो वहाँ पे मेटल स्केल पैन भी हमको मिले थे। So guys, that's all for today's video. In next video we will cover our rest of the chapter, so please stay tuned with me. Thank you for watching my video. If you like my video, please do like, share and comment. Thank you so much.